एक रात की बात है। पंकज रोज की तरह ही रात को टहलने निकला हुआ था। तभी उसकी नजर अचानक कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने सोचा कि ऐसे ही कोई धागा चमक रहा होगा, क्योंकि रोशनी बहुत कम आ रही थी। अरे धागा कितना चमक रहा है। इतनी काली रात है फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कुछ है। पता नहीं कैसा धागा है जो दूर से भी नजर आ रहा है। जाकर देखता हूँ आखिर ये क्या है। पंकज आगे चला जाता है और उस धागे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दूर से तो लग रहा था जैसे कोई धागा है, लेकिन ये तो छड़ी है। इतनी सुंदर छड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। शायद किसी दुकान वाले की गिर गई होगी। बिल्कुल नई दिखाई पड़ती है। कोई नहीं, मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे घर की कितनी शोभा बढ़ाती है। इतना बोलकर पंकज छड़ी उठा लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। घर पर उसकी बीवी शीतल और उसका बच्चा अंकित उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आज क्या बात है, आपको बहुत देर हुई आने में? कोई मिल गया था क्या? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आपके इंतजार में अंकित भी अभी तक नहीं सोया है। उसने भी रट लगा रखी थी, पापा आएंगे तो ही सोएगा। अरे नहीं, कोई मिला नहीं था। बस मैं टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल गया था और देखो आगे जाकर मुझे क्या मिला। पापा, क्या आप मेरे लिए लाए हैं? ये कितना सुंदर है। ये मैं अपने रूम में ले जाऊं? इतनी सुंदर छड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। पापा प्लीज, क्या मैं इसको रख सकता हूँ? प्लीज प्लीज। इसमें प्लीज क्या बोलना बेटा। आपको अच्छी लग रही है तो आप रख लो। मुझे भी ये काफी अलग दिखाई दे रही थी। शायद किसी दुकान वाले ने गिरा दी होगी। ये सोचकर मैं इसको घर ले आया। आप इसको अपने रूम में सजा दो और खुश हो जाओ। थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे पापा हो। फिर अंकित वो छड़ी अपने रूम में सजा देता है और वो सारे सो जाते हैं। और तभी वो छड़ी उठती है और उसमें से एक रोशनी फैल जाती है और रोशनी के साथ साथ एक चुड़ैल उसमें से निकल आती है और अपनी छड़ी उठा लेती है। चलो, किसी ने तो उठाया मुझे। मुझे तो लग रहा था जब से वो तांत्रिक मुझे यहाँ छोड़कर गया है मुझे कोई उठाएगा ही नहीं। मैं आजाद हूँ। अब आएगा असली मजा। अब पता चलेगा लोगों को एक चुड़ैल को छेड़ने का क्या मतलब है। कितना मिस किया मैंने अपनी छड़ी को। चलो जरा अब उस आदमी से तो मिल लूं जिसने मुझे उठाकर एक नया जीवन दिया है और उसका धन्यवाद तो कर दूं। इतना बोलकर चुड़ैल पंकज के रूम की तरफ चल देती है। पंकज और उसकी बीवी को सोता देख चुड़ैल उनके बेड की साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से पंकज को छूती है। कितने आराम से सो रहा है बेचारा। सुनो, तुम्हारा धन्यवाद तो देना भूल ही गई ना। तुम्हें धन्यवाद के बिना मैं कैसे जा सकती हूँ पंकज? पंकज नींद भरी आंखें मलता हुआ बोलता है। अरे क्यों चिल्ला रही हो भाग्यवान? रात हो रही है। अभी किस बात के लिए इतना चीखना चिल्लाना? सो जाओ ना चुपचाप। तभी पंकज की बीवी उसकी बात सुनती है और उठ जाती है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो सो रही थी। मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? और वो भी इतनी रात को मैं क्यों बहस करूंगी आपसे? तभी पंकज की नजर उसके पास में खड़ी चुड़ैल के भयानक रूप पर पड़ती है और वो घबरा कर उठ जाता है। ये क्या चीज है? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुस गई? अंकित कहाँ है? अरे पंकज, तुम तो डर गए। मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। तुम्हें पता है, एक बार मैं ऐसे ही मस्ती में घूम रही थी और लोगों का खून पिया करती थी और अपनी भूख मिटाया करती थी। अच्छी खासी मैं अपनी दुनिया में मस्त थी। लेकिन ये बात एक तांत्रिक को हजम नहीं हुई और उसने ठान लिया कि मुझे पकड़ कर ही रहेगा। फिर उसने एक चाल चलकर मुझे मेरी ही छड़ी में बंद कर दिया और उस जगह पर छोड़ दिया जहाँ से तुम उठाकर लाए मुझे। तो तुम्हारे छूते ही मुझे आजादी मिल गई। तो तुम ये सब हमें क्यों बता रही हो? बस ऐसे ही बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की थी तो सोचा तुझसे ही कर लूं। और मैंने तेरे बेटे को कुछ नहीं किया। मैं बच्चों को नहीं मारती। उनको मारकर मुझे आखिर कितना ही खून मिल जाएगा। भूख भी नहीं मिटती मेरी, तो मैं इधर आ गई। इधर आ गई मतलब? तुम तो हमें थैंक यू बोलने आई थी ना। अब तुम जा सकती हो। हमें नहीं चाहिए वो छड़ी, तुम रख लो। लेकिन हमारे घर से जल्दी चली जाओ। चुड़ैल शीतल की गर्दन पकड़ लेती। तुझे थैंक यू बोलने नहीं आई थी और तू कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? इसी के साथ वो शीतल का गला दबाकर उसको मार डालती है।
हे भगवान, तूने ये क्या किया? पंकज रोते हुए अपनी बीवी को पकड़ लेता है और बोलता है, ये तूने क्या कर दिया? मेरी बीवी को मार डाला। हमने तो तेरी मदद ही की थी ना, और तूने मेरा ही घर तबाह कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पंकज अपने साइड में रखे हुए लैंप को उठा लेता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। तू कैसे भूल सकता है रे? मैं चुड़ैल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, और तू जैसा तो बिल्कुल नहीं। और अपनी छड़ी से पंकज के सर पर हमला कर देती है। पंकज के सर से खून निकलने लगता है। कितना सारा खून है यहाँ, आज तो मजा ही आ गया, दो लोगों का खून। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों को खा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब जरा देखो तो वो तांत्रिक कहाँ है? इतनी हिम्मत हुई थी उसकी कि मुझे कैद कर दिया। वो शहर में निकलती है और उस तांत्रिक का पता लगाती है। उसको पता चलता है कि तांत्रिक शहर के कोने में छोटी सी कुटिया में रहता है। अच्छा, तो मुझे कैद करके अपना जीवन अच्छे से बिता रहा है। बेचारा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। चलो कोई नहीं, मैं जाकर बता देती हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ। चुड़ैल एक सुंदर सा रूप धारण करती है और एक दुखियारी औरत होने का नाटक करती है और बाबा के पास चली जाती है। क्या बाबा, आप मेरा भी भला कर सकते हैं? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। किसी ने बताया आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी कर दो। बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी बाबा की नजर उस औरत के हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर जाती है और वो सोचते हैं, ये तो वही चुड़ैल है, मेरे सामने ढोंग कर रही है, लेकिन ये छड़ी से बाहर आई कैसे? मेरे घर के पास एक कुआं है, उस कुएं में मेरा कुछ गिर गया है जो किसी जादू से ही वापस आ सकता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे बाबा? ना जाने इसके मन में क्या चल रहा है, पता लगाना होगा उस कुएं के पास जाकर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ, कब चलना है? बस अभी चलिए, निकाल दीजिए। चुड़ैल और तांत्रिक उस कुएं के पास पहुंचते हैं और जैसे ही तांत्रिक कुएं के अंदर झांकता है, तांत्रिक को कुएं में गिरा देती है और अपने असली भयंकर रूप में आ जाती है। बचाओ, बचाओ! मुझे पता चल गया था कि तू ही है। हाँ, अब पता करके भी क्या कर लेगा? अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने मुझे कैद किया था ना, अब तू हमेशा के लिए यहीं इस कुएं में कैद होकर रह जाएगा। इतना बोलकर वो कुएं के ऊपर ढक्कन लगा देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन तांत्रिक ने अपने भक्तों को इस बारे में पहले ही बताया होता है। चुड़ैल के जाते ही वो ढक्कन हटाकर तांत्रिक को निकाल लेते हैं। चुड़ैल रास्ते में चल रही होती है, तभी उसको एक औरत एक बेंच पर बैठी हुई दिखाई देती है। चुड़ैल उसके पास जाती है। क्या हुआ बहन, बहुत उदास लग रही हो? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पर मुझे कोई देने को तैयार ही नहीं है। बस इतनी सी बात? चुड़ैल अपनी छड़ी हवा में घुमाकर एक पैसों से भरा बैग औरत के सामने रख देती है। औरत बैग को खोलती है और चौंक जाती है। ये तुमने कैसे किया? इतने सारे पैसे? मैं एक जादुई परी हूँ, मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ। औरत चुड़ैल के साथ चल देती है और जैसे ही वो जंगल में पहुँचते हैं, तभी चुड़ैल अपना भयंकर रूप लेकर उस औरत के सामने खड़ी हो जाती है। तो तुम कौन हो? इतनी भयानक परी तो नहीं हो सकती, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं यहाँ तुझे लेकर आई हूँ ताकि मैं तुझे खा सकूं। अब बचकर कहाँ जाएगी लालची औरत? इतना बोलकर चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों से औरत के मुंह पर वार करती है। औरत नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ फिर से तांत्रिक आ जाता है और चुड़ैल पर भभूत फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! इसी के साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वे लोग उसकी छड़ी को भी उसी के साथ जला देते हैं। रिया अपने दोस्त मंजू और शालिनी के साथ गोवा ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो तीनों रिया के घर पर बैठकर बातें कर रहे थे।
मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आखिरकार हमारे परिवार वाले मान ही गए हमें गोवा ट्रिप पर भेजने के लिए। सच में मंजू, मुझे तो ये सब सपने की तरह लगता है। हम लोग ना जाने कब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार आज ये सच हो ही गई। अरे पर रिया और मंजू, ये कोई सपना नहीं है, हम तीनों सच में गोवा जा रहे हैं, वो भी अकेले। ये हमारी पहली ट्रिप होगी साथ में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम बीच पर घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है। क्या? ये क्या है? ये तो तेरा मोबाइल है। अरे ये मोबाइल तो है, लेकिन देखो ना इसमें क्या खुला हुआ है। इसमें मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज खोज निकाली है रिया, क्योंकि हमें गोवा में रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। हम रात को इस डरावने बीच पर जाएंगे। ये सुनकर रिया और मंजू एक्साइटेड हो जाती हैं और शालिनी के हाथ से फोन छीन लेती हैं और पढ़ने लगती हैं। ओह, ये बीच तो हमारे होटल के ठीक सामने है शालिनी, ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या इसी के लिए तुमने खुद से अपनी पसंद का होटल बुक किया था? जी हाँ, सही समझा आपने। मैंने ये ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान की है। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि ये बीच गोवा के सबसे डरावने बीचों में से एक है और यहाँ पर एक चुड़ैल और उसके प्रेमी भूत का साया है। उन दोनों ने इस बीच पर ही सुसाइड करके अपनी जान दी थी। वाह वाह, क्या कहानी है। अब मैं समझी शालिनी कि तूने हमें इतना अच्छा होटल इतने कम दामों में कैसे दिलवा दिया, वो भी गोवा में। उसके सामने ये बीच वाली जगह भूतिया जो ठहरी, कोई वहां क्यों जाएगा? हाँ वो बात तो है मंजू। वैसे फिर ये तय है ना कि हम तीनों रात में इस बीच पर घूमने जाएंगे? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एकदम तैयार हूँ। अरे हम रोज रोज थोड़ी ही गोवा जाएंगे, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एकदम रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अपने अपने घर जाकर पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग जा रहे हैं गोवा। तीनों दोस्त खुशी खुशी पैकिंग शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें गोवा जाने के लिए निकलना था। तीनों ट्रेन में बैठ जाती हैं और निकल जाती हैं गोवा घूमने के लिए। ये उनके लिए 3 दिन की ट्रिप थी। 2 दिन सब सहेलियां खूब घूमती हैं और फोटो खिंचाती हैं, पर जब आखिरी रात को तीनों होटल में आराम कर रही होती हैं, तभी कुछ अजीब होता है। शालिनी अचानक से जोर से चिल्लाती है। शालिनी को चिल्लाते हुए सुनकर मंजू और रिया चौंक जाती हैं। अरे क्या हो गया शालिनी, अचानक से चिल्लाई क्यों? कोई भूत देख लिया क्या? कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे, सब खराब कर दी तुमने। आज हमारी आखिरी रात है गोवा में, कल सुबह हमें वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैठना है और हम सबसे जरूरी चीज करना तो भूल ही गए। क्या? पर वो क्या शालिनी? अरे उस भूतिया बीच पर घूमने जाना। जल्दी से उठो तुम दोनों, हमें वहां जाना ही होगा। क्या इस समय? जरा घड़ी में देख शालिनी, 11 बज रहे हैं, ये सेफ नहीं है यार। मंजू तुझे नहीं जाना तो मत जा, पर ये घर वालों जैसी बातें तो मत कर कम से कम। शालिनी सही कह रही है मंजू, चलो आज हमारी गोवा में आखिरी रात है, हमें वहां जाना चाहिए, मजा आएगा। रिया और शालिनी जल्दी से कमरे से निकल जाती हैं और मंजू भी अपनी जैकेट पहनने के लिए खिड़की के पास जाती है। तभी उसकी नजर सामने बीच पर पड़ती है। मंजू के ठीक सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे जो कि मंजू को ही देख रहे थे। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था बीच खाली होगा, पर वहां तो लोग हैं। तभी पीछे से शालिनी की आवाज आती है, मंजू जल्दी आ वरना हम दोनों चले जाएंगे। हाँ हाँ, अब बस अभी आई। तीनों सहेलियां बीच पर पहुंच जाती हैं। वहां पर काफी अंधेरा था और सिर्फ चांद की ही हल्की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। अरे ये क्या? होटल की खिड़की से तो मुझे यहाँ पर 2 लोग, एक लड़का और लड़की दिखे थे, पर अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। शायद चले गए होंगे। क्या तूने एक लड़का और लड़की को देखा? फिर तो वो दोनों वही प्रेमी भूत और चुड़ैल होंगे। अब तो उन्होंने तुझे देख लिया है। लोगों का मानना है कि जिसे भी वो दोनों देख ले, वो इस बीच से वापस घर नहीं जा पाता है मंजू। ये सुनकर मंजू डर जाती है और शालिनी और रिया से वापस होटल चलने के लिए कहने लगती है। तीनों वहीं बीच पर बैठ जाती हैं और नजारे का मजा लेने लगती हैं। पर तभी अचानक से समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं और अचानक से कहीं से तेज गाने बजाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये गाना कहाँ बज रहा है? हाँ सच में, यहाँ बीच तो पूरा खाली है, फिर ये गाना, कहीं वो दोनों भूत बैंड बाजा लेकर मंजू को लेने तो नहीं आ रहे? ये सुनकर रिया भी हंसने लगती है, पर मंजू को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को जितनी देर यहाँ बैठना हो बैठो, पर मैं तो जा रही हूँ वापस होटल। तुम लोगों का जब मन करे वापस आ जाना, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। मंजू इतना बोलकर गुस्से में अकेले ही होटल की तरफ। अरे मंजू रुक जा मंजू, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे वापस आ जाओ। कोई बात नहीं रिया, जाने दो उसे, वो तो वैसे भी यहाँ से बस भागने के बहाने ढूंढ रही थी, क्योंकि 1 नंबर की डरपोक जो है वो।
अब तुम और मैं यहाँ की शांति को एंजॉय करेंगे, बाद में उसे पछतावा होगा कि वो यहाँ क्यों नहीं रुकी। मंजू वापस होटल चली जाती है और शालिनी और रिया वहीं बीच पर बैठी रहती हैं। जैसे ही मंजू अकेले अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, वो सभी लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला है। मंजू देखती है कि कमरे के अंदर 2 लोग खड़े थे। वो अंधेरे में ही बिना उन पर ज्यादा ध्यान दिए बोलती है, तो आ गए ना तुम लोग मेरे पीछे पीछे? अकेले डर जो लग रहा होगा वहां पर उन भूतों से। अरे ये क्या? तुम दोनों तो भूत और चुड़ैल हो। बचाओ बचाओ, शालिनी, रिया, कोई मुझे बचाओ। पर मंजू कुछ कर पाती उससे पहले ही भूत और चुड़ैल दोनों एक साथ मंजू के शरीर में घुस जाते हैं, जिसके बाद मंजू के 2 सर निकल आते हैं, एक उस भूत का और एक चुड़ैल का। इसके बाद वो भयानक भूत और चुड़ैल होटल से निकलकर सीधा बीच की तरफ चल देते हैं, जहां पर शालिनी और रिया बैठे थे। उधर उन दोनों को इसकी भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। शालिनी, चल, अब बहुत हो गया, यहाँ तो हमें कोई भूत चुड़ैल नहीं दिखा, चल हम वापस मंजू के पास होटल चलते हैं। हाँ, तू ठीक कह रही है रिया, चल चले। जैसे रिया और शालिनी उठती हैं और वापस जाने के लिए मुड़ती हैं, सामने उस 2 सर वाले भयानक भूत को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या चीज है शालिनी? इसके तो 2 सर है, एक भूत का और एक चुड़ैल का। मुझे नहीं पता रिया कि ये क्या बला है। शालिनी और रिया 2 सर वाले भूत को देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि ना तो उनकी चीख निकल रही थी और ना ही वो वहां से भाग रहे थे। तभी वो भूत का सर था, वो उन दोनों से बोलता है, अरे अरे, तुम दोनों तो यहाँ खास हमसे ही मिलने आई थी ना, फिर अब इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्या? हमारी दोस्त मंजू, वो कहाँ है? तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है। क्या? तुमने उसके साथ क्या किया? क्या वो मर गई? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, जल्द ही तुम्हें मार कर खाने के बाद हम उसे भी मार देंगे, चिंता मत करो। ये बोलकर वो भयंकर 2 सर वाला भूत शालिनी और रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दोनों बीच के किनारे की तरफ भागने लगती हैं। रिया, अब हम लोग क्या करें? कैसे बचे इस अजीबोगरीब 2 सर वाले भूत और चुड़ैल से? और तो और मुझे लगता है कि ये दोनों भूत और चुड़ैल मंजू के शरीर में घुसे हुए हैं। तभी उस भूत ने ऐसा कहा कि मंजू हमारे सामने ही खड़ी है। पता नहीं शालिनी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए तो बस भागो, हम उसके हाथ नहीं आ सकते। भयंकर भूत भी तेजी से रिया और शालिनी का पीछा कर रहा था, पर तभी चुड़ैल मंजू के शरीर से बाहर आ जाती है और खड़ी हो जाती है, और 2 सर वाला भूत एक ही सर का हो जाता है, जो कि सिर्फ भूत ही था। मैं तो अब थक गई, अब तुम जाओ और जाकर उन दोनों को पकड़ कर लाओ, फिर हम दोनों साथ में बीच के किनारे डिनर करेंगे। अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, ठीक है, जैसा तुम कहो, जा। वो दोनों बातों में लग गए हैं, और वो देखो, वो चुड़ैल मंजू के शरीर से भी निकल आई है। पर हम क्या करें शालिनी? किनारे पर दौड़ते दौड़ते अचानक से रिया का पैर रेत में दबी किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या था? शालिनी रिया को उठाने लगती है, पर तभी उसका ध्यान रेत पर जाता है। वहां और कुछ नहीं बल्कि किसी आदमी के कंकाल की टांग थी। हे भगवान, ये तो कंकाल है। क्या? कहीं ये उस भूत का तो नहीं? रिया और शालिनी जल्दी से रेत खोद कर देखने लगते हैं और उन्हें एक लड़की और लड़के का कंकाल मिल जाता है। शालिनी, ये जरूर इन दोनों के ही कंकाल हैं, क्योंकि इस भूतिया बीच पर और कोई भी नहीं आता। मेरे पास लाइटर है, इससे पहले वो भूत यहाँ आए हम इन कंकाल को जला देते हैं। हाँ रिया, पर जल्दी कर, वो देख, वो इधर ही आ रहा है। रुक जाओ तुम दोनों, अब बस तुम्हें हमारा डिनर बनना है। इतने में रिया अपनी जेब से लाइटर निकालती है और दोनों कंकालों पर आग लगा देती है, जिससे सिर्फ कंकाल ही नहीं, साथ साथ चुड़ैल और भूत भी जलने लगते हैं। पर भूत जलने से पहले मंजू के शरीर से बाहर आ जाता है और फिर तड़प तड़प कर चुड़ैल के साथ ही गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? शालिनी, रिया, होटल रूम में मैंने उन भूत और चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा। जल्दी से इस भूतिया बीच से चलो। शालिनी रिया मंजू को गले लगा लेती हैं और फिर तीनों वापस अपने होटल चली जाती हैं। इसके बाद वो तीनों कसम खाती हैं कि आइंदा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें कोई भी भूत या चुड़ैल शामिल हो।